सत श्री अकाल। वर्ल्ड न्यूज़ में सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ कमलजीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइंस के नाल। स्कॉटलैंड की पार्लीमेंट च गूंजिया 1984 सिख कतलेआम का मुद्दा। MSP काओ किब स्टीवर्ट ने 84 कतलेआम का पढ़िया मोशन। ईरान च औरतों के हकों लिए लड़न वाली नरगिस मोहम्मदी को मिलेगा नोबल शांति अवार्ड 2023। समय जेल विच बंद है नरगिस मोहम्मदी। अमरीका विच कनैक्टिकट स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने नवे पाठक्रम च सिख धर्म को शामिल करने का लिया फैसला। सिख भाईचारा चिरा तो कर रहा सी मंग। हुण खबरां विस्तार नाल। 1984 वरे दे 31 अक्तूबर तो 4 नवंबर तक दिल्ली विच मौत दा तांडव नाच किसी नूं नहीं भुल्लिया। चुन चुन के सिख परिवारां दीआं इज्जतां ही लंगार नहीं कीतीआं गईआं, सगों उन्हां नूं अपने घरां कारोबारां तक दे नाल-नाल जानां तो भी हत्थ धोणे पए। उन्हां दिनां नूं शरधापूर्वक याद करन दे मनसूबे नाल स्कॉटलैंड की पार्लीमेंट दे विच मोशन पेश करन दा तहैया किया गया है। ग्लासगो कैल्विन हल्के तो स्कॉटिश नैशनल पार्टी की MSP काओ किब स्टीवर्ट ने 1984 की सिख विरोधी हिंसा नूं याद करदिआं अपने मोशन दे विच लिखिआ है, संसद अक्तूबर और नवंबर 1984 विच भारत विच सिख मर्दां औरतां ते बच्चियां विरुद्ध हिंसा नूं याद करती है। रिपोर्टां दसदियां ने कि 31 अक्तूबर तो 4 नवंबर 1984 तक पूरे भारत विच 3000 तो वध सिखां दा कतल किया गया सी। रिपोर्टां तो पता लगता है कि सिख घरां कारोबारां अते धार्मिक स्थानां नूं लुट्टिया गया, भन्न तोड़ अते तबाह किया गया। भारत की राजधानी नवी दिल्ली के तिलक विहार इलाके की विधवा कलोनी विच अज भी वो सिख औरतां वसदियां ने जिन्हां उत्ते हमला बलात्कार तसीहे दिते गए। उन्हां दे परिवार अते इंसाफ पसंद लोग दोषियों के खिलाफ न्याय की मंग करते रहंदे ने अते मनदे ने कि स्कॉटलैंड अते दुनिया भर विच सिख भाईचारा इन्हां घटनावां दे भावनात्मक अते डूंघे मनोविग्यानक सदमे तो उभरिया नहीं है। अगली खबर इजराइल तो है, जिथे हमास के अतवादियों ने इजराइल ते हमला किया है। इजरायली रखिया बलों ने अतवादियों के दाखिल होने की पुष्टि की है। इस तो इलावा इजराइल ते रॉकेट दागे गए ने। रॉकेट शावर दे विच एक व्यक्ति की मौत हो गई है, घट्टो घट्ट 3 लोग जख्मी हो गए ने। हमास ने इस हमले की जिम्मेवारी लई है। इजरायली फौज ने कहा है कि वड्डी गिनती च फालस्तीनी अतवादी गाजा पट्टी तो इजराइल दे विच दाखिल होए ने अते सरहदी खेतरां विच रहण वाले लोकां नूं अपने घरां विच रहण दे आदेश भी दिते गए ने। फालिस्तानी अतवादियों ने तड़के गाजा पट्टी तो इजराइल के दर्जना रॉकेट दागे ने, जिसके घंटिया बाद कुछ भैड़ दीआं खबरां आईआं। हमास ने कहा कि इसकी फौजी शाखा के मुखी मोहम्मद देईफ ने शाम तक एक महत्वपूर्ण घोषणा करने की योजना बनाई है। डीफ ने एक रिकॉर्ड किया संदेश जारी किया और इसनूं ऑपरेशन अल अक्सा स्टॉर्म का नाम दिता गया है। इस दे विच कहा गया है कि दुश्मन के टिकाणियां, हवाई अड्डियां और होर फौजी टिकाणियां नूं 5000 रॉकेटां दे नाल निशाना बनाया गया सी। ईरान दे विच औरतां दे अधिकारां दी लड़ाई लड़न वाली नरगिस मोहम्मदी नूं 2023 दे नोबल शांति पुरस्कार दे नाल सन्मानित किया जाएगा। दस दिए कि फिलहाल वह जेल दे विच है। नरगिस मोहम्मदी ने ईरान दे विच मनुखी अधिकारां नूं उत्साहित करन अते औरतां दे जुल्म विरुद्ध लड़ाई लई 2023 दा नोबल शांति पुरस्कार जित्तिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कमेटी ने कहा है कि इस साल का नोबल शांति पुरस्कार उन्हां लखां लोकां नूं भी मानता दिंदा है जिन्हां ने औरतां नूं निशाना बनाउण वालियां धार्मिक शासनां दीआं वितकरे अते दमनकारी नीतियां के खिलाफ आवाज उठाई है। To award the Nobel Peace Prize for 2023 to Narges Mohammadi for her fight against the oppression of women in Iran and her fight to promote human rights and freedom for all. Her brave struggle has come with tremendous personal cost. Altogether, the regime has arrested her 13 times, convicted her 5 times, and sentenced her to a total of 31 years in prison
and 154 lashes. Ms. Mohammadi is still in prison as I speak. In September 2022, a young Kurdish woman, Masha Gina Amini, was killed in the custody of the Iranian Moralty Police. Her killing triggered the largest political demonstrations against Iran's theocratic regime since it came to power in 1979. Under the slogan, "Woman, Life, Freedom," hundreds of thousands of Iranians took part in peaceful protests against the authorities' brutality and oppression of women. The regime cracked hard down on the protests. More than 500 demonstrators were killed. Thousands were injured, including many who were blinded by rubber bullets fired by the police. At least 20,000 people ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰਮਨ ਕਪੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਛਵੀ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰਮਨ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 26 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। यूके में ये कुछ पिछले 1.5 साल से खालिस्तान मूवमेंट फिर से जाग गई थी, तो मैंने इनिशली ध्यान नहीं दिया। मगर एक रोज़ मेरी बेटी ने क्वेश्चन पूछ लिया मेरे से कि पापा ये जो आजकल ये सिख ये भी दिख रही है ऑनलाइन, तिरंगा झंडे को आग लगा रहे हैं, पैरों पे रोंद रहे हैं, लड़ रहे हैं, हमले कर रहे हैं कॉन्सुलेट्स पे, मैंने ऐसे से कभी देखे नहीं आज तक। कौन है ये लोग? जब मुझे मालूम था खालिस्तान के बारे में, लेकिन मैंने कभी बात छेड़ी नहीं क्योंकि बाहर चल रहा था सब कुछ। लेकिन अपने बच्चे ने जब सवाल पूछा तो मुझे ज़रूरी लगा दे शुड नो कि ये चीज़ क्या है, कल को मेरे बच्चे कल को कोई भटक ना जाए। तो उसके ऊपर मैंने एक डाल दी वीडियो जो हो गई वायरल, जिसमें मैंने खालिस्तानी को बोला जिसको खालिस्तान चाहिए वापस जाके वहीं मांगो, यहाँ बैठ के मत मांगो, क्योंकि आग जो लग रही है आप तो यहाँ बैठे हो आराम से, लेकिन लोग जलेंगे हिंदुस्तान के अंदर। अगर आग लगाई आपनी है तो जलो भी आप। तो ये वीडियो वायरल हो गया। उसके बाद पिछले 9 महीने से मेरे पे धमकियाँ, अटैक्स और ना जाने क्या क्या नहीं किया इन लोगों ने मुझे चुप कराने के लिए। गलती की थी, मैंने एक सच बोल दिया था जो सच उनको समझ में नहीं आया। तो ये बताइए कि आपने कहा कि आपके ऊपर अटैक हुए हैं, वर्बली आपको कुछ बोला गया जाता था या घर पे जाके कुछ अटैक होता था, किस तरह के अटैक्स आपके ऊपर हुए हैं और क्यों हुए? क्या इसीलिए कि आपने वीडियो वायरल कर दिया था उनके अगेंस्ट में? मुझे मालूम नहीं था कि मेरा वीडियो हो जाएगा वायरल। मैं फैमिली मैन था, एक जो सच्चाई है वो मेरे बयान की, और सच्चाई अगर आप बोलोगे तो लोग सुनते हैं, तभी ये वीडियो वायरल हुआ। वो लोग चाहते थे कि मैं वीडियो वापस हटा लूँ ऑनलाइन से और इनसे माफ़ी मांगूँ। मैंने कहा इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोला। धमकियाँ दी, मुझे पहले लगा कि मैं इंग्लैंड में रह रहा हूँ, लंदन में बहुत सेफ हूँ, लेकिन मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। शुरू में ये धमकियाँ फ़ोटो पे थी, ऑनलाइन थ्रेट्स थे, मेंटली टॉर्चर किया उन्होंने, बहुत हद तक करके उन्होंने काम किया है। लेकिन एक दिन उन्होंने मेरे पे अटैक कर दिया। 25 फरवरी 2023 को पहला अटैक किया मेरे पे। ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਧਰੁਵ ਤੇ ਉਤਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੈਂਡਰ ਵਿਕਰਮ ਅਤੇ ਰੋਵਰ ਪ੍ਰਗਿਆਨ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਹ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਪੁਲਾੜ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ पूरा हो गया है। लैंडर रिसीवर चालू रखे हुए सन। इसरो ने कहा है कि 22 सितंबर के आसपास मुड़ तो लैंडर विक्रम के जागण की उम्मीद सी। अनुमानां के मुताबिक अजिहा नहीं होया। हुण इस दी आस हमेशा लई खत्म हो गई है। Is right now in the sleep mode, the lander as well as rover, and as you know that on 4th September, after their when they had completed their observations, sun set on the moon, and one more cycle of sunrise and sunset has happened. So last 4 October, sun has set again
in between, ISRO has tried its hard to somehow wake up the two observatories, but that has not happened. So originally also we were thinking that there may be only 1% chance, but this seems to be the case that they are now in the permanent sleep mode. So the next sunrise is on 19th October, and on 20th evening Indian Standard Time sometime, the sun will rise, reach an elevation of about 6 degrees, after which ISRO might try once again to wake the two observatories up. In case that happens, that will be really a miracle. But so far as the existing situation is concerned, both the observatories have done their best, and they have provided sufficient data to ISRO. Scientists had predicted, they had actually engineered it to work for one moon day. So, it has done justice to whatever we've done. And also, when we engineer these components and when we, work on it, we exactly know whether this will, be, this one's life will be extended or no. So in that case, we have reach the moon as economical as possible. So reaching moon as economical as possible, soft landing, finding minerals, the rover moving on the moon's surface. I think we've done everything, whatever the objectives that were predicted or that was given by ISRO. I think everything is being, tick. Everything has been checklisted and ticked. So this was a bonus. See, science is something that we don't, we are not. ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਦੇ ਲਗਭਗ 5,14,000 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਾਰਵਿਚ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲਮੈਨ ਸਵਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਨੈਕਟੀਕਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ 18ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਰਾਜਨੀਤੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 125 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਰੀਬ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ये फिर एक ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी कि फिर उन पर हमला करवाएं इमरान खान पर किसी जुनूनी से और फिर कहें ये देखें जी इमरान खान तो चूंकि अहमद रुश्दी का वकील का को जो है उसने एंगेज किया था, किसी ने जो है इस जुनून में उठ के उनको मार दिया या उन पर हमला कर दिया। तो मैंने कहा कि इस तरह के बयानिए ये बनाकर जेल में भी मुझ पर जो है अडयाला जेल में ये हमला करने की इन्होंने साजिश मज़मूम कर रखी है, जिस वजह से मुझे जेन्युइनली इमरान खान को ये खतरा है कि उनकी जान पर जो है हमला किया जाएगा, क्योंकि इनके लिए मुझे निकालने का मकसद जो था वो एक ही तरीके से पूरा होता है जिस तरह भुट्टो साहब के साथ किया गया था कि ज़ियाउल हक ने कहा और उन्हें लहद में उतार दिया क्योंकि ज़ियाउल हक को ख़तरा महसूस हो रहा था। तो ये एक बात तो ये हुई। फिर ये जो है कि उनको जो कमरा दिया गया है उसमें वो
नमाज भी वहां पढ़ना जो है वो नहीं पढ़ सकते, क्योंकि उसकी पाकीज़गी भी उस कमरे की नहीं है और उस इतनी स्पेस भी नहीं है, वो टांगे भी सीधा नहीं कर सकते हैं उसमें। और फिर जिस तरह से उन्हें मुहासरा करके सिक्योरिटी के आड़ में जो गार्ड वगैरह रखे गए हैं, वो भी हर वक्त उनको खतरा एक महसूस होता है उनसे भी। और फिर अगर उनको बाहर ले जाना मकसूद हो किसी तरीके से, तो वो भी रास्ते में उनकी कोई सिक्योरिटी और गारंटी नहीं है। फिर जो उनको खुराक दी जा रही है, ये भी बुशरा बीबी को एक जेन्युइनली, और खान साहब को भी एक जेन्युइनली ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं और ये खतरा है कि उसमें भी कोई आलूदगी करके उनकी जो है स्लो पॉइजनिंग कर दी जाएगी। इसलिए हमने ये भी तकाजा किया है कि जो खुराक खाना हो, अगर वो घर का नहीं जाने देते तो हमारा डॉक्टर कम से कम उसे चेक करने का उसे इजाज़त होनी चाहिए। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਖਵਾਜ਼ਾ ਆਸਿਫ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਗਿਣਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। कि जब मियां नवाज शरीफ ने 13 से लेके 17 और 17 से लेके 18 तक जो हमारी हुकूमत 5 साल रही, उसमें जो अचीवमेंट्स थी अगर वो जारी और सारी रहती और हमारा मुंतब होने को रोका ना जाता, तो आज ये ना महंगाई होती, ना बिजली के बिल ज़्यादा आ रहे होते, ना जो है पेट्रोल जो है वो महंगा होता, ना दहशत गर्दी होती, कुछ भी ना होता। इन तमाम चीज़ों को जो है लगाम डाल दी थी मियां नवाज शरीफ ने। और ये 5 साल का दौर जो है कराची से ले गवाही देगा हर शहरी जो है कि उस दौर में जो है जो 2013 में हमें विरसे में दहशत गर्दी और महंगाई और मईशत की कमजोरी मिली थी, हमने उसको पांव पे खड़ा कर दिया था। अब फिर इंशाल्लाह ताला जो है 11 रुपए का यूनिट बिजली का छोड़ के गया था। जो जिन लोगों ने 2018 के इलेक्शन को जो है या शायद उनको 11 रुपए का वारा नहीं था, उनको 56 रुपए का वारा है। बिल ही सकता है ना देते हो। उसके बाद डॉलर जो है वो 100 पेट्रोल जो है 65, रोटी 5 रुपए की थी। 17,000 मेगावाट बिजली जो है हमने नेशनल ग्रिड की और आज फिर जो है लोड शेडिंग। सस्ते तरीन बिजली के, दुनिया में सस्ते तरीन बिजली के कारखाने और आज जो है आज इनका जो एक मुसीबत है उसका सामना कर। अब नवाज शरीफ वापस आ रहा है, इंशाअल्लाह ताला खैर करे, चौथी दफा वजीर आजम बनेगा और ये सारे के सारे मसले जो है ये हल होंगे। और ये कोई मैं ऐसी बात नहीं कर रहा कि ये माजी में ना हुई हो। माजी में उसने 1900 ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ 100 ਤਮਗੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਮੂਹ ਭਾਰਤੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ शानदार प्रदर्शन रहा है। हुई मेडल्स की बौछार, इस बार 100 पार। मैं हमारे सभी खिलाड़ियों को, एथलीट्स को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक नई प्रेरणा दी है और चीन में जब जब गोल्ड जीता तब तिरंगा शान से लहराया है। और 100वां मेडल किसी और गेम में नहीं, भारत की कबड्डी टीम ने जिताया है। एशियन गेम्स के 72 साल के इतिहास में इस बार हमारे एथलीट्स ने कई विश्व रिकॉर्ड तोड़े और बहुत सारे एशियन रिकॉर्ड्स बनाए भी। बहुत खुशी की बात है, हिंदुस्तान के इतिहास में इतिहास रच दिया तीरंदाजों ने और ये परफॉर्मेंस बढ़ता जाएगा। भारतीय तीरंदाजी संघ ने, खेल विभाग ने, साई ने सब मिल के जो ज्वाइंट दिखाया है अपना ज्वाइंट, तो आने वाले समय में निश्चित रूप से ये
तीरंदाज बहुत आगे जाएंगे। 3-4 तीरंदाज तो हमारे जूनियर वर्ग हैं, उनको तो 15 साल और लगेगा, ये वर्ल्ड के टॉप तीरंदाज कहलाएंगे। तो इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ पूरे भारतीयों को, तीरंदाजों को, तीरंदाज परिवारों को, खेल विभाग को, हमारे तीरंदाजी के पूरे ऑफिसर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूँ। ऐसा लग रहा था हमको कि जिस हिसाब से हिंदुस्तान की तैयारी थी, जिस हिसाब से हिंदुस्तान व्यापार में और उद्योग में सब में आगे बढ़ रहा है, तो स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ेगा, ऐसा चल रहा था। मेरा वीडियो 8 दिन पहले का भेजूंगा, मैं अग्रवाल समाज का जनरल सेक्रेटरी, उसमें बोल के आया था हिंदुस्तान की टॉप टीम हम लेके जा रहे हैं और हमको बहुत मेडल मिलेंगे और हमको अपेक्षा से ज़्यादा मेडल मिले हैं और मेरे को विश्वास है ओलंपिक में भी इसी प्रकार का प्रदर्शन करेंगे हमारे तीरंदाज, ये हमको विश्वास है। ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਨੇ ਹਾਂਗਜੂ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜਾਪਾਨ ਨੂੰ 5-1 ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਕਪਤਾਨ ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਗੋਲ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਰੋਹਿਦਾਸ ਨੇ 1-1 ਗੋਲ ਕੀਤਾ। ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕਮਾਤਰ ਗੋਲ ਮੈਰੇਨ ਤਨਾਕਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰਿਸ ओलंपिक ਦੀ ਟਿਕਟ ਪੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। थे कि यहाँ से डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगे और गोल्ड मेडल जीत के जाएंगे। और ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट की बात करूँ तो टीम का परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छा रहा है। एंड आज के मैच की बात करूँ तो एज ए टीम हमने डिफेंस बहुत अच्छा किया है। आज स्कोर भी किए हैं, बट आई थिंक उनको बहुत कम मौके दिए हैं कि वो हमारे टीम में आके और गोल कर सकें। बिल्कुल, बहुत बड़े मार्जिन से जीत रही है, तो पूरा टूर्नामेंट ज़बरदस्त रहा है। तो एक कप्तान के तौर पे आप अपनी टीम से और कोई क्या मांग सकते थे? नहीं सर, बेस्ट टीम है सर, क्योंकि जितने भी हमारा कोर ग्रुप है और उन सब का हार्ड वर्क है। एंड सभी अपना बेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि सभी को वैल्यू पता है कि हम किस लिए यहाँ पे आए हैं और क्या हमारे टारगेट्स हैं। तो टीम का बोलूँ तो बहुत अच्छा रहा है और सभी ने अपना 100% दिया है, पूरा एफर्ट दिया है। तो एज ए टीम ही हम खेल के सब जीते हैं सर। और एक सवाल, अब यहाँ से आपके पास पूरा वक्त है ओलंपिक की तैयारी करने का, तो अब पूरा जान लगाने का टाइम आ गया, पूरा क्लियर कट गोल है, कोई क्वालिफायर्स नहीं खेलना, कोई कुछ नहीं खेलना, उसके बाद क्या? बिल्कुल, जितना भी टाइम है हमारे पास हम मेक श्योर के हम पेरिस के लिए रेडी रहें। एंड जितने भी उससे पहले हम जितने भी टूर्नामेंट्स खेलें उनको अच्छे से एनालाइज करें, वहाँ से सीखें। और क्योंकि एशियन गेम से पहले हम एशियन चैम्पियन ट्रॉफी खेले थे, तो सभी टीम के साथ खेलना, वहाँ से सीखना और यहाँ पे अच्छा फिनिश करना, वो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहा है। और सेम है कि पेरिस में जाने से पहले भी हम जितने भी हमारे मैचेस हैं, जितनी भी बड़ी टीमों के साथ खेलेंगे, तो मेक श्योर कि हम हर एक मैच से वो सीखें और पेरिस में वो चीज़। बुलेटिन ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। MSP ਕਾਓ ਕਿਬ ਸਟੀਵਰਟ ਨੇ 84 ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਪੜਿਆ ਮੋਸ਼ਨ। ईरान च औरतां दे हक्कां लई लड़न वाली नरगिस मोहम्मदी नूं मिलेगा नोबल शांति अवार्ड 2023। समय जेल विच बंद है नरगिस मोहम्मदी। अमरीका विच कनैक्टिकट स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने नवे पाठक्रम च सिख धर्म नूं शामिल करन दा लिया फैसला। सिख भाईचारा चिरां तों कर रहा सी मंग। सो वर्ल्ड न्यूज़ विच फिलहाल इन्ना ही। मैनूं दिओ इजाजत। धन्नवाद।